गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर उथल पुथल का माहौल है। पिछले कई दिनों से हमने नोटिस किया कि काफी सारी माइनॉरिटीज के ऊपर हमारे पास न्यूज आई कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब इसी बीच में क्या होता है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया के जो बेटे हैं तारिक रहमान, जो कि वहां की बीएनपी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चीफ भी हैं, तारिक रहमान, वो दरअसल में बांग्लादेश वापस आए हैं। पिछले 18 साल से वो एग्जाइल में थे, यूके के अंदर थे पिछले 18 साल से। अब फाइनली यहाँ पे उन्होंने रिटर्न किया है बांग्लादेश। एंड इस टाइम के ऊपर उन्होंने आकर जो मैसेज दिया है वो दिया है सबके लिए शांति का। उन्होंने ये बोला कि बांग्लादेश जो है वो कहीं ना कहीं सभी धर्म में यहाँ पे रहते हैं, तो सभी कम्युनिटीज के लिए साथ मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए, उनके ऊपर यहाँ पे आने दिनों वाले दिनों के ऊपर वो यहाँ पे काम करेंगे। एंड कोशिश ये होगी कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे रिस्टोर हो। अब आप लोग जानते होंगे पिछले काफी टाइम से जो शेख हसीना हैं वो भारत के अंदर हैं, उनको भारत भागना पड़ा था क्योंकि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था 2024 के अंदर, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी उसके बाद से जो एक तरह से उथल पुथल थी वो आपको बांग्लादेश में देखने को मिल रही थी। अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर कैसे पॉलिटिक्स वहाँ पे चेंज होती है, क्योंकि इनके आने से डेफिनेटली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। राइट, हो सकता है आने वाले इलेक्शंस के अंदर ये आपकी सरकार में आए। एंड इस वजह से हो सकता है कि बांग्लादेश के आगे की जो पॉलिसीज हैं वो इनकी पॉलिसीज के साथ काफी सारा अलाइन करेंगी। तो देखना होगा आने वाले टाइम के अंदर कैसे सारी चीजें वर्क करती हैं। बाकी फिलहाल जो वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट को यहाँ पे हेड कर रहे हैं वो मोहम्मद यूनस जी ही हैं, तो इन्होंने उनका भी धन्यवाद दिया। पर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे आगे काम करेंगे, ऐसा इनका यहाँ पे मैसेज था। दोस्तों, डेट है आज की 26 दिसंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज थंजावुर पेंटिंग। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी ये पेंटिंग न्यूज में इसलिए है क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ना, उसने दरअसल में ये एक जो पेंटिंग थी राम भगवान की, उसको यहाँ पे बेंगलोर से यहाँ पर अयोध्या यहाँ पे ट्रांसमिट किया, ठीक है, अपनी जो लॉजिस्टिक पोस्ट सर्विस है उसके माध्यम से। तो पीआईबी के अंदर भी ये जो खबर थी वो छपी, तो थोड़ा इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पेंटिंग्स के बारे में क्या खासियत है। देखो, आप जरा पिक्चर में देखो। ये अगर आप पिक्चर देखोगे ना तो आपको पहला क्या चीज आइडेंटिफाई हो रही है। पहली चीज तो हमें ये समझ आ रही है कि इनकी जो थीम है ना, वो थीम हिंदू देवी हिंदू देवताओं के ऊपर है। जैसे भगवान कृष्ण, लॉर्ड गणेश, गॉडेस लक्ष्मी, उनके ऊपर यहाँ पर आपकी जो पेंटिंग है वो फोकस करती है। दूसरी बात, यहाँ पर आप इसके थोड़ा कार्विंग्स देखिए या फिर आप इनके पेंटिंग्स के जो लीफ के ऊपर फोकस करें तो गोल्ड का काम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज होती जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो क्लासिकल आर्ट है ये साउथ इंडिया से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड 17th सेंचुरी में तंजावुर तमिलनाडु के अंदर इसका ओरिजिनेशन हुआ। एंड कहीं ना कहीं इसका जो चोला मुरल्स है ना, उनके साथ यहाँ पे रूट्स हैं, वहां से आपको ट्रेस करने को मिलती हैं बृहदेश्वर टेम्पल में। काफी ज्यादा फ्लोरिश हुआ अंडर नायका रूल्स, मराठा पैट्रोनेज के अंतर्गत इसको काफी ज्यादा प्रमोशन यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेंटिंग को यहाँ पे मिली। अब इस पेंटिंग में कुछ खास बात, जैसे एक 3D इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप पिक्चर में देखो ना, ऐसा बिल्कुल ऐसे उभरती हुई यहाँ पे पिक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। इसके अलावा काफी वाइब्रेंट कलर्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। गोल्ड फॉइल मैंने आपको बताया, ग्लास बीड्स का इस्तेमाल, पर्ल्स का इस्तेमाल, सेमी प्रीशियस स्टोन्स का यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे होता है। यहाँ पर गेसो वर्क का भी इस्तेमाल होता है। गेसो वर्क का मतलब क्या होता है? देखो, गेसो दरअसल में होता है एक मिक्सचर जहां पर आपका चौक, आपका जिप्सम, आपका ग्लू, इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है, तो कहीं ना कहीं आपके पास पैटर्न बहुत ही निखर के सामने आते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की जो डिटीज हैं उनको यहाँ पे थीम उनके अराउंड यहाँ पे रखी जाती है। इनको काफी पवित्र ऑस्पिशियस माना जाता है। एंड हम लोग अपने जो पूजा रूम्स वगैरह में भी इनको यहाँ पे जो मूर्तियां होती हैं उनको यहाँ पे हम पेंटिंग्स को यहाँ पे रखते हैं। इस पेंटिंग स्टाइल को 2007 के अंदर जीआई टैग भी मिला था। तो डेफिनेटली यहाँ पे कलर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। कई बार ना क्वेश्चन में ऐसा देता है कि यहाँ पे थीम ये है, कलर्स ऐसे हैं, गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल है, तो कई बार पूछ लेगा आपसे कि वो कौन सी पेंटिंग की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करने चाहिए कि हाँ, ये थंजावुर पेंटिंग की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इंडियाज रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंस टू श्रीलंका। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि पिछले दिनों के अंदर श्रीलंका के अंदर हमें साइक्लोन दित्वा देखने को मिला, ठीक है, और इसने श्रीलंका को काफी बड़े लेवल के ऊपर इम्पैक्ट किया। तो भारत देखो जैसा हमेशा कोशिश करता है कि देशों की मदद करे अगर कहीं पे कुछ घटना हुई है, तो भारत ने उस कॉन्टेक्स्ट में चलाया था ऑपरेशन सागर बंधु। सागर बंधु का मतलब होता है ओशन फ्रंट।
तो हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के तौर के ऊपर श्रीलंका के लिए मदद यहाँ पे पहुंचाई। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि जिस दिन यहाँ पे लैंडफॉल हुआ उसी दिन भारत ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए यहाँ पर जो मदद है वो श्रीलंका तक पहुंचाई। एंड इसके लिए भारत ने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत और साथ साथ जो फ्रिगेट है आईएनएस उदयगिरी उसको यहाँ पे डिप्लॉय किया था। साथ ही साथ जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट है जैसे C-130J, C-17, MI-17 मिग 17 हो गया, तो इन सब हेलीकॉप्टर्स का भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। एंड इस तरह से एनडीआरएफ की टीम को भी वहाँ पे हमने भेजा। आर्मी ने वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी सेटअप किए, जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, बेली ब्रिजेस जो बहुत आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, कई बार ना ऐसे लकड़ी से ऐसे कनेक्टिविटी बन जाती है, कहीं पर अगर टूट चुकी हो तो मान लो यहाँ पे कोई जगह थी, यहाँ पे बीच दूसरी जगह है, बीच में पुल टूट गया, तो वहाँ बेली ब्रिजेस बहुत आराम से एक तरह से बहुत कम टाइम के अंदर आप उनको बना सकते हो, लकड़ी से ही सरल बन जाते हैं ताकि लोगों को आने जाने के अंदर कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारा काम हमने भारत ने मदद के तौर के ऊपर श्रीलंका के लिए किया। अब और मदद करने के लिए हमने यहाँ पर उनके लिए $450 मिलियन का यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन हमने पैकेज भी दिया है श्रीलंका को। अब इसमें पता क्या होगा, इसमें $350 मिलियन तो कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट है। देखो, लाइन ऑफ क्रेडिट समझना आखिर होता क्या है। लाइन ऑफ क्रेडिट ना एक तरह का प्री अप्रूव्ड मनी आप कह सकते हो, ठीक है ना, जो कि आप कभी भी बोरो कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो श्रीलंका को हमने $350 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रूव तो कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उनके अकाउंट में आ जाएगा। अब वो क्या करेंगे, मान लो उनको कल को 10 मिलियन की जरूरत है, ठीक है, अब 10 मिलियन ले निकाल लो, तो यहां पर आपका जो इंटरेस्ट होगा ना केवल 10 मिलियन के ऊपर लगेगा। बाद में आगे जाके आपको 50 मिलियन और चाहिए तो वैसे ले लेना। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा ना, जब आपको जरूरत पड़े उस हिसाब से आप यहाँ से पैसा निकलवाते रहो। तो ये होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ उसी पैसे पे देना होगा जितना आपने यहाँ पे उसमें से निकाला है, दैट इज इट। प्लस एट द सेम टाइम हमने $100 मिलियन की यहाँ पे ग्रांट भी दी है। और भारत का फोकस वही है, नेबरहुड फर्स्ट हमारी पॉलिसी है। और साथ ही साथ आप लोगों ने सागर डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो कि अब जाके क्या बन चुका है, इट हैज बिकम महासागर। महासागर का मतलब क्या है, महासागर का मतलब है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कॉपरेशन के तौर पे डिजास्टर में मदद करने के लिए हमने ये सारी चीजें की हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर श्रीलंकन प्रेसिडेंट को यहाँ पर एक लेटर के माध्यम से ये बात बताई है कि हम आपके साथ हमेशा बिल्कुल खड़े हैं। सड़कें, रेल्स, ब्रिजेस, कुछ भी और हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सब चीजों के लिए भारत उनकी जो है वो मदद करेगा। आगे आते हैं दोस्तों, और थोड़ा हम वीर बाल दिवस के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक्चुअली क्या है ना, ये जो हफ्ता चल रहा है ये शहीदी दिवस के तौर के ऊपर हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसका कारण मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, थोड़ा सा मैं पहले आपको हिस्ट्री में थोड़ा लेके चलता हूँ। आप सबको गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में पता होगा। गुरु गोबिंद सिंह जी 10th गुरु हैं सिखिज्म के, ठीक है, सिक्स के 10th गुरु आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इन्होंने खालसा पंथ की साजना की थी 1699 के अंदर। बेसिकली देखो, उस टाइम के ऊपर आपने नोटिस किया औरंगजेब ने बहुत ज्यादा जुल्म ढाए हिंदुओं के ऊपर, सिख्स के ऊपर भी, मतलब बाकी सभी धर्मों के ऊपर जो औरंगजेब काफी ज्यादा अत्याचार कर रहा था। उस टाइम के ऊपर जो 9th गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी औरंगजेब से लड़ने के लिए। ठीक है, हिंदूज की, सिख्स की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जो ठीक है अपना पूरा त्याग उन्होंने कर दिया। एंड इसी वजह से आप लोगों को देखने को मिलता है दिल्ली के अंदर जो शीशगंज गुरुद्वारा आप जानते होंगे, राइट, तो वो उनके शहीदी के ऊपर ही बना हुआ है। एंड इसके बाद जो 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने 1699 के अंदर खालसा पंथ की साधना करी। एंड इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उन्होंने बात करी 5K की। 5K मतलब 5K बोलते हैं इसको, या 5 कक्के इनको बोलते हैं, जिसमें कड़ा, कंगा, किरपान, केश, कचहरा, ये 5 चीजें आपको सिक्स को यहाँ पे ध्यान में रखनी होती हैं। बाकी इसके साथ साथ इन्होंने बात करी कि जो इसके बाद जो गुरु होंगे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे। एंड इस तरह से उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एज अ सिख गुरु के तौर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग डिफरेंट चीजें करी। इनफैक्ट अगर हम बात करें, उनको पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत एंड आपकी जो पंजाबी है, ये सारी लैंग्वेजेस उनके साथ आती थी। एंड इन्होंने यहाँ पर जो दसम ग्रंथ है, जो सिखिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, उनको भी इनके द्वारा ऑथर यहाँ पे किया गया। तो इनके ना 4 बेटे थे दरअसल में, जिनको हम 4 साहिबजादे के नाम से जानते हैं। ये जो 4 साहिबजादे थे, इनके नाम थे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। देखो, इन्होंने भी मुगलों के अगेंस्ट बहुत ही बहादुर से लड़े। अब इसमें जो 2 बड़े हैं ना, दैट इज अजीत सिंह है, जुझार सिंह, इनको हम बोलते हैं बड़े साहिबजादे। और जो 2 छोटे बेटे हैं,
जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, इनको हम बोलते हैं छोटे साहिबजादे के नाम से। तो जो बड़े साहिबजादे थे वो बैटल ऑफ चमकौर साहिब के अंदर लड़े, ठीक है, बहुत ही बहादुरी के साथ। एंड छोटे साहिबजादे जो थे वो बैटल ऑफ सरहिंद के अंदर थे। तो एक्चुअली ना क्या हुआ कि जो बैटल ऑफ सरहिंद थी, इसके अंदर यहाँ पर छोटे साहिबजादों को यहाँ पे दीवारों के अंदर चिनवा दिया गया। तो कहीं ना कहीं काफी बिट्रेयल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो इतनी कम उम्र के अंदर जो इन्होंने एक वीरता का एग्जाम्पल दिया, इसीलिए हम हर साल 26 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं एज वीर बाल दिवस। जो छोटे साहिबजादे हैं उनके कंट्रीब्यूशन को रियलाइज करते हुए हम यहाँ पे इस दिन को इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं या इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इस पर्टिकुलर मौके के ऊपर हमने ये 2022 से ये 26 दिसंबर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, वीर बाल दिवस। एंड आप नोटिस कर सकते हो कि इस मौके के ऊपर हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो इम्पोर्टेंट आपका जो अवार्ड है वो देते हैं, दैट इज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो मोदी जी भी होते हैं एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जी का भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल रहता है। नाम में भले ही प्रधानमंत्री हैं पर ये जो अवार्ड्स हैं ये आज ही के दिन दिए जाएंगे। जो आपका दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन है ना, तो वहां पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जाएंगी और इस सेरेमनी के माध्यम से इन अवार्ड्स को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगी, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर के अंदर क्या होगा, जो बच्चे होंगे उनको यहाँ पे सिविलियन ऑनर दिया जाता है, भारत का सबसे बड़ा। एंड इसको पहले हम जानते थे नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट के नाम पे, अब इसका नाम यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कर दिया गया है। हर साल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनको अवार्ड इस तरह से देती है और 5 साल से 18 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है जो आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, इन कैटेगरीज के अंदर अच्छा काम करते हैं। तो इनको एक मेडल, सर्टिफिकेट और साइटेशन बुकलेट यहाँ पे इस तरह से दी जाती है। तो ये हमें जानना था वीर बाल दिवस के बारे में। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज डक रेयरिंग प्रैक्टिस इन कुटनाड। देखो कुटनाड के बारे में जिक्र हमने कुछ दिन पहले भी किया था जब हमने पूरा डिस्कशन किया था कि किस तरह से जो बिलो सी लेवल फार्मिंग की जाती है कुटनाड केरला के अंदर, वो आपको याद होगा। अब आज जो हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा अलग डिस्कशन होगा। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, मैंने कुछ दिन पहले आपको माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के आने के साथ ना कहीं यहाँ पर एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम लोग पॉपुलरली बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, तो H5N1 बर्ड फ्लू के आउटब्रेक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो डक फार्मिंग है यहाँ पे वो बहुत बड़े स्तर के ऊपर इम्पैक्ट हो रही है। तो कुटनाड के अंदर आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर बैक वाटर्स हैं, पैडी फील्ड्स आपको देखने को मिल जाती हैं, बिलो सी लेवल फार्मिंग यहाँ पे की जाती है। तो और ये ना एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है, जब दो चीजें आप या दो या मल्टीपल चीजें आप कंबाइन करते हो, जैसे राइस और डक, ठीक है, इसको आप लोग कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे आप खेती कर रहे हो, वहां ही चावल की खेती भी हो रही है, वहां आपको डक्स भी देखने को मिल जाती हैं और एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है। तो इस तरह से चारा और आपका चैम्बाली, ये जो आपकी वहाँ की लोकल ब्रीड्स हैं डक्स की, उनको यहाँ पे ब्रीड करवाया जाता है एंड साल में 2 बार इनकी रेयरिंग की जाती है। एंड मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि क्रिसमस और ईस्टर मार्केट के तौर के ऊपर वहाँ पे जो डक्स हैं वो मार्केट में इस तरह से मिलती हैं। एंड डक्स का फायदा ये भी है पेस्ट कंट्रोल के अंदर, वीड को खत्म करने के अंदर, सॉइल एरेशन के अंदर, मेन्योर के तौर के ऊपर उनकी जो ठीक है उनका जो वेस्टेज होता है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के। पर दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है कि माइग्रेटरी बर्ड्स के आने से और इस तरह से ओपन रेयरिंग करने से यहाँ पर जो डक्स है ना उनके ऊपर बर्ड फ्लू का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अभी ऐसा ही खतरा हो गया है, अभी यहाँ पे बहुत बड़े स्तर के ऊपर डक्स की डेथ होने लगी है बिकॉज ऑफ बर्ड फ्लू, दैट इज एवियन इन्फ्लुएंजा ए H5N1। ये अपने आप में इन्फ्लुएंजा ए वायरस ये बर्ड्स को इम्पैक्ट करता है एंड काफी बड़े स्तर के ऊपर कई बार आ जाता है, जिस वजह से इनको यहाँ पे मारना पड़ता है, हमारी जो डक्स हैं हमारे गीज हैं उनको। माइग्रेटरी बर्ड्स इनको दुनिया भर में इस तरह से फैला देते हैं और चिकन्स, टर्कीज, डक्स, इस पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर इनके लिए काफी ये बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। बाकी ह्यूमंस के अंदर भी ये फैल सकता है। और ये कैसे फैलता है, इन्फेक्टेड बर्ड्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, उनके ड्रॉपिंग से, उनके साथ कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट के थ्रू यहाँ पे आप तक फैल सकता है। पर ध्यान रखने वाली बात ये है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये नहीं फैलता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैलने के तरीके मैंने आपको बता दिए, ह्यूमन टू ह्यूमन यहाँ पे ट्रांसमिशन इसका नहीं होता। और अगर मान लो ह्यूमन को हो जाता है ये आपका बर्ड फ्लू, तो उस केस में कुछ में तो माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आंखें लाल हो जाती हैं, कई में यहाँ पे निमोनिया, ऑर्गन फेलियर या कई बहुत एक्सट्रीम केसेस के अंदर कई बार डेथ भी हो सकती है। बट नॉर्मली आपका यहाँ पे रेडनेस इन आइज वगैरह यहाँ पे हमें इसके सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी।
इसके अलावा जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है नेक्स्ट जनरेशन क्वालिटी रिफॉर्म्स बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। देखो, जब हम बात करते हैं ना क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो इसको दरअसल में 1997 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, राइट, एज एन नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर के ऊपर यहाँ पे बनी थी। ठीक है, सरकार और प्राइवेट सेक्टर का दोनों का यहाँ पे आपका रोल देखने को मिल जाएगा। रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो वर्किंग है, उसमें सरकार का ज्यादा दखल आपको नहीं देखने को मिलता। डायरेक्ट कंट्रोल के अंतर्गत नहीं है सरकार के, ताकि हम ना अपने नेशनल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, इसलिए कंप्लीटली सरकार के कंट्रोल के अंदर इसको नहीं दिया गया है। बाकी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, हालांकि आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के अंदर, बट इट इज स्टिल इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। अब इसका काम क्या है सर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया का? देखो, ये जो QCI है ना, ये देश भर के अंदर हमारा जो भी आपका अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका क्या क्वालिटी है, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मैच करता है या नहीं करता, क्या हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है या नहीं है, हम क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें, उन सब चीज़ों की रिगार्डिंग यही काम करता है। अब इसमें चीज़ें बहुत हो सकती हैं, जैसे हमारे देश में लैब्स होती हैं, लेबोरेटरीज वगैरह, तो उनको क्या, कौन सी लैब प्रॉपर है, कौन सा सर्टिफिकेशन बॉडी प्रॉपर है, ठीक है, प्रॉपर इंस्पेक्शन एजेंसी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें यही देखता है आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत भी बहुत सारे बोर्ड्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक आता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी, जो कि किसी बॉडीज को सर्टिफाई करता है कि हाँ आप कैपेबल हो या नहीं हो। इसके अलावा टेस्टिंग एंड लेबोरेटरीज के लिए NABL आपको देखने को मिल जाएगा। फिर NABH है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसके अलावा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए हो जाता है। इसके अलावा क्वालिटी प्रमोशन के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको बोर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। अब चेंजेस क्या कर रहा है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया? देखो, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर हमें विकसित भारत अचीव करना है ना, तो उसके लिए हमें अपने क्वालिटी इकोसिस्टम को इंप्रूव करना होगा। इसीलिए बहुत सारे चीजें बदलाव करी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले बहुत सारे अलग अलग पोर्टल हुआ करते थे, अब हम सिंगल पोर्टल लेकर आए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंप्रूव हो पाए। अब देखो, हम ना इंस्पेक्शन बेस्ड रेगुलेशन पे कम ध्यान देंगे और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। देखो, कई बार पता क्या होता है कि इंस्पेक्शन जब हम एक्सेसिवली करते हैं, या फिर इंस्पेक्शन के थ्रू कई बार हम लोग ना मान के चलते हैं कि सामने वाले ने तो कोई काम गलत किया ही है, उससे पता क्या होता है, बिजनेस और सरकार के बीच में जो ट्रस्ट है वो एक तरह से कम होता रहता है। पर अब आज के समय हम लोग पहले उनका डेटा के ऊपर ज्यादा रिलाई करेंगे, और अगर वो डेटा गलत देते हैं तब उनके ऊपर यहाँ पे कुछ एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। तो ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर ही कदम है। तो कंप्लायंस बर्डन को कम किया जाएगा, डिजिटाइजेशन किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने की यहाँ पे कोशिश है। बाकी इसके अलावा जो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, वो है एक क्यू मार्क, देश हक का हक। देश का हक का मतलब यहाँ पे पता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक बार हॉस्पिटल जाते हो और या किसी लैब वगैरह में गए, आपको कैसे पता कि वो हॉस्पिटल ठीक है या हॉस्पिटल सही है? कोई ऐसे तो नहीं कि अपने फर्जी लैब बना के अपने आपके टेस्ट वगैरह करे जा रहा है, आपसे पैसे ऐंठे जा रहा है। कई बार होता है ऐसे छोटे एरियाज के अंदर ना, ऐसे कई बार लैब्स वगैरह कोई अपनी अपनी खोल के, कोई ऐसा उसका कोई उसने सर्टिफिकेशन नहीं लिया हुआ, बस आपसे पैसे लेने के लिए उसने एक लैब खोल ली है, आपका ब्लड का सैंपल ले लेगा, आपको पता ही नहीं आपका रिजल्ट सही आ रहा है नहीं आ रहा है ना? तो अब ने यहाँ पे ना उस पर क्यू मार्क लगा होगा, इस तरह से QR कोड होगा। तो QR कोड पे आप उसको स्कैन करके देख लोगे, आपको पूरी डेटा आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे फेक सर्टिफिकेट होते हैं, फर्जी डॉक्टर वगैरह भी होते हैं, ठीक है ना, गांव वगैरह के अंदर होते हैं कि अपने आप को डॉक्टर डॉक्टर बुलाते रहते हैं कुछ लोग, होता कुछ भी नहीं, पर कहीं ना कहीं पैसे कमाते रहते हैं इस तरह से। तो सारा का सारा हमें डेटा, ऐसा कोई भी इस तरह से कोई फेक चीजें होंगी ना, वो QR कोड के अंदर आ जाएंगी। तो QR कोड होगा ही नहीं जो फेक बंदा है वहां पे। उसके अलावा अगर हम बात करें MSMEs के ऊपर फोकस करने के लिए, हमने यहाँ पे उसके रिगार्डिंग रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे Tier 2 Tier 3 सप्लायर्स जो हैं आपके, उनके लिए मेंटरशिप का प्रावधान किया जाएगा, ठीक है ना। प्लस एट द सेम टाइम जो हमारा जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट Z सर्टिफिकेशन, ताकि पता लग पाए कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं नहीं बन रहे, उसके लिए भी यहाँ पे काम किया जाएगा, उनको मेंटरशिप दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम ये जो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट का सर्टिफिकेशन लेने के लिए फीस को कम कर दिया गया है, राइट, ताकि अफोर्डेबिलिटी और इंप्रूव हो पाए। इसके अलावा जो आपके नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन है, यहाँ पर भी आपके मेडिकल टेस्टिंग लैब्स के स्कोप को बढ़ा दिया गया है, इनकी भी ट्रेनिंग होगी यहाँ पे, ताकि लैब के जो लोग हैं, जो पर्सनल है, वो भी इंप्रूव कर पाए और भारत को टेस्टिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे मिल पाए।
इसके अलावा हॉस्पिटल्स के लिए भी हमने फोकस किया है पेशेंट सेफ्टी के ऊपर। अब यहाँ पर भी ना जो हॉस्पिटल्स हैं छोटे-छोटे शहरों के अंदर, उनके लिए भी मेंटर्स यहाँ पे असाइन होंगे। कोई और हॉस्पिटल के साथ उनको कनेक्ट किया जाएगा, इसको बोलेंगे हम मित्रा प्रोग्राम। इसके अलावा डायरेक्टली पेनल्टीज सबके लिए एक नहीं होंगी, अलग-अलग तरह की पेनल्टीज होंगी डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि किस तरह का आपका दिक्कत आई है। इसके अलावा एक होगी गुणवत्ता पाठशाला, यहाँ पर डॉक्टर्स की स्किलिंग, नर्सेस की स्किलिंग, टेक्नीशियंस की स्किलिंग वगैरह की जाएगी, एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये अलग-अलग रिफॉर्म्स कर रहे हैं। ऐसे ही आपका रिफॉर्म्स आपको ट्रेड के अंदर भी देखने को मिल जाएगा ताकि अच्छे प्रोडक्ट्स वहाँ पे हमारे बाहर जाएँ। ठीक है, ड्रोन्स, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के अंदर भी हम यहाँ पे इनका इस्तेमाल करके हम एक्रीडिटेशन को बेहतर बना पाएँ। ये सारे अलग-अलग चेंजेस यहाँ पे कर रहा है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बेहतर हो, हमारा क्वालिटी जो है हमारी यहाँ पे और इम्प्रूव हो। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िए, बताइए इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो देखो इसके जो हेडक्वार्टर है ना, वो मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट जो है, वो स्पेसएक्स ने डेवलप नहीं करी, बल्कि आपका जो एएसटी स्पेस मोबाइल, जो कि एक यूएसए की कंपनी है, उसके द्वारा यहाँ पे डेवलप करी गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। जब हम बात करते हैं दोस्तों क्रिएटर इकोनॉमी की, ये तो एक डिजिटल इकोसिस्टम है जहां पर इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएट करता है और उसको शेयर करता है अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो तीसरा भी आपका स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।